देखो, जो कल हमने चैप्टर किया था ना, कल हमने पहला लेक्चर स्टार्ट किया था इसमें, ठीक है। तो इसमें हमने ये देखा था कि चार्ज क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कहाँ से इसका अराइज होता है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है ना, जनरेट कैसे होता है, ये सब चीज़ें हमने कल के क्लास में की थी। एक बार उसको देखना। अब उसके बाद उसमें ही एक टॉपिक निकल के आया था, ये 5th टॉपिक था, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, अभी हम इससे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी हैं। 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन। कल जो मैं पढ़ा चुका हूँ वो एडिटिविटी तक पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आज हमें सीखना है क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा आपका कूलम्ब्स लॉ, फिर वहां से वो स्टार्ट होता है, ठीक है। एडिटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि जो चार्ज है ना आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, वो चार्ज स्केलर नेचर रखता है। कैसा नेचर होता है? स्केलर। मतलब चार्ज वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, उसे सिंपल स्केलर के तरीके से ऐड किया जा सकता है। जैसे कहने का मतलब, अगर कहीं पर एक चार्ज रखा हुआ है 3 कूलम और एक चार्ज रखा हुआ है 4 कूलम, तो सिंपल आप ऐड करके बता सकते हो, आंसर 7 कूलम है। जैसे क्वेश्चन ये आता है कि आउट ऑफ दीज 3 विच प्रॉपर्टी शोज स्केलर नेचर, इन 3 में से कौन सी प्रॉपर्टी स्केलर नेचर चार्ज को बताती है, तो वो प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी? एडिटिविटी, ठीक है। अब इसके बाद आया कि 3 कूलम, 4 कूलम और 7 कूलम, ये मतलब 3 और 4 को जोड़ के 7 आ गया है ना। जैसे 3 kg और 4 kg को जोड़ के हमारा क्या आता है? 3 kg 4 kg को जोड़ के क्या आता है? 7 kg, है ना। कहने का मतलब मास भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। लेकिन 3 न्यूटन और 4 न्यूटन को जोड़ के जरूरी नहीं है कि 7 न्यूटन आए। अगर दोनों 90 डिग्री पर हैं, ये 3 न्यूटन 4 न्यूटन, तो आंसर क्या आ जाता है? 5 न्यूटन आ जाता है। कहने का मतलब चार्ज जो है वो एल्जेब्रिक सम को फॉलो करता है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है? वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। इसमें बस इतना ही है कि किसी बॉडी पर नेट चार्ज कैसे निकालते हैं वो सिखाया जाता है। सिंपल चार्ज को ऐड कर लो। अगर चार्ज का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव है, जैसे मान लो एक बॉडी पर एक 2 कूलम का चार्ज है, एक 3 कूलम का चार्ज है और एक -2 कूलम का चार्ज है, एक 4 कूलम का चार्ज है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई नेट चार्ज कितना आएगा। तो नेट चार्ज क्या होगा? देखो, 2 और 2 तो कैंसिल, 4 और 3 7, मतलब सबको जोड़ के आपने ऐसे निकाल लिया, 2 + 3 -2 + 4 ऐसे निकाल लिया, तो आपका आंसर आ गया 7, ठीक है। अब ऐसा करो, अगर तुम्हें पीछे बैठना है ना, गर्मी है ना, तो हाँ, अकेले रिकॉर्ड ही किया था बस। अब देखो, इसमें आपकी ये तो समझ गए आप एडिटिविटी क्या होती है, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आती है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन भी मैंने कल थोड़ा बहुत बता दिया था, इसको हम और समझ लेते हैं क्वांटाइजेशन को ढंग से। देखो, क्वांटाइजेशन ये कहता है कि डेफिनेशन इसकी क्या कहती है, ठीक है। ये डेफिनेशन है इसकी कि ओनली डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ चार्जेस कैन बी गिवन टू ए बॉडी नॉट कंटिन्यूस चार्ज, है ना। ये एक स्टेटमेंट है। अब इसका क्या मतलब है? इसमें 2 वर्ड हैं, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब होता है सर्टेन फिक्स वैल्यूज, कुछ फिक्स वैल्यूज हम दे सकते हैं चार्जेस की, कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं दे सकते। ऑल रियल नंबर हम नहीं दे सकते, कंटिन्यूस वैल्यू नहीं दे सकते। इसका क्या मतलब है? जैसे एग्जांपल के लिए हमने ये समझा कि अगर किसी बॉडी से आपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया, तो इस बॉडी पर कैसा चार्ज आ जाएगा? इस बॉडी पर कैसा चार्ज आ जाएगा? इस बॉडी पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये इसकी वैल्यू कितनी होगी? प्लस का 1.6 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन सिमिलरली अगर आप किसी बॉडी से क्या करते हो, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हो, तो उस बॉडी पर कैसा चार्ज आ जाएगा? 2 प्लस के साइन आ जाएंगे। कहने का मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि उस पर इसका डबल चार्ज आ जाएगा, 16 का डबल, है ना, 32 × 10⁻⁻19 कूलम। अब कहने का मतलब ये है कि या तो किसी बॉडी पर आप 1.6 इतना चार्ज दे दो, या 3.2 इतना चार्ज दे दो, तुम इनके बीच में कोई नंबर नहीं दे सकते। ये फिक्स वैल्यू कहलाती है। कैसी वैल्यू कहलाती है? डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट या फिर फिक्स वैल्यूज कहलाती है। जो ये वाली वैल्यू है, या तो इस वैल्यू के बराबर चार्ज आ सकता है या इस वैल्यू के बराबर, इनके बीच में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिविजिबल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन या तो 1 निकल सकता है या फिर 2 निकल सकते हैं, 1.5 नहीं निकल सकता, ठीक है ना। तो एक बॉडी पर एक फिक्स वैल्यू दी जा सकती है, उसके बाद एक दूसरी वैल्यू दी जा सकती है। ऐसा नहीं कि 16 से 32 तक जितने भी बीच में रियल नंबर आते हैं सारे हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वांटाइजेशन का मतलब है। अब इसका एक मतलब और भी होता है कि जैसे मान लो कि एक वर्ड यहां पर आता है क्वांटा, है ना, क्वांटा, या फिर इसकी जगह आता है क्वांटम। इसका क्या मतलब होता है इस वर्ड का? कि आप कितनी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे एक चार्ज के बाद ठीक अगली वैल्यू क्या दी जा सकती, कितनी ज्यादा।
कितनी ज्यादा हम वैल्यू दे सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। तो यहाँ पर जो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है जो बाहर बढ़ाया या घटाया जा सकता है वो क्या है, 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। तो ये वैल्यू क्वांटम वैल्यू या क्वांटा वैल्यू कहलाती है। तो चार्ज जो है क्वांटाइज्ड है, चार्ज कैसा है आपका, क्वांटाइज्ड। वो एक सर्टेन वैल्यू रखता है, या तो ये वैल्यू रखेगा या ये वैल्यू रखेगा या इसके आगे कौन सी वैल्यू रखेगा। एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो क्या चार्ज आ जाएगा, 16 का टेबल पढ़ते हो, 4.8 10⁻⁻⁹ कूलम। ये किसका चार्ज है, 4.8 10⁻। अगर किसी बॉडी से हम कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, 3। एक निकालेंगे तो इतना, दो निकाले, एक निकालेंगे तो इतना, दो निकालेंगे तो इतना, 3 निकालेंगे तो इतना। ये सर्टेन वैल्यू डिस्क्रीट वैल्यू कहलाती है। इनके बीच में चार्ज कोई भी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, मतलब कोई भी कंटिन्यूस वैल्यू को नहीं ले सकता है। ये कहलाता है क्वांटाइजेशन, समझ गए। तो अब यहां पर आपके कुछ क्वेश्चंस भी इसमें बनते हैं, ठीक है, क्वांटाइजेशन पर। जैसे इसमें एक मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया है एनसीईआरटी में। वो क्वेश्चन क्या है आपका, उसने पूछा कि जैसे 250 ग्राम पानी है आपका, 250 ग्राम वाटर है, ठीक है, 250 ग्राम वाटर या 250 ग्राम पानी, या फिर इसी को और क्या बोलता है वो, 1 कप ऑफ वाटर, 1 कप ऑफ वाटर। बोलता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितना पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, इसमें कितना नेगेटिव चार्ज मौजूद है, ठीक है। अब कैसे निकालोगे, क्वेश्चन तो अजीब सा लग रहा है सुनने में एकदम से, है ना। तो सबसे पहले हम इसको एनालाइज करते हैं, इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज निकालने हैं। देखो जो वाटर है वैसे तो न्यूट्रल रहेगा, उसमें ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, पानी पे कहाँ चार्ज होता है, लेकिन वो पूछ रहा है इसमें पॉजिटिव चार्ज कितना है वो बताओ और इसमें नेगेटिव चार्ज क्या है वो बताओ। देखो सिंपल सी बात है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। लेकिन वो हमसे कोई एक वैल्यू पूछ रहा है, या तो ये बता दो या ये बता दो। जितना, जैसे ये मान लो प्लस का 10 कूलम अगर है तो -10 हो जाएगा, नेट क्या हो गया 0। पर हमें एक तो निकालना ही पड़ेगा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम ये बात बोलते हैं कि जो पानी की एक ड्रॉप होती है, पानी की एक ड्रॉप, या ऐसे मैं बोल रहा हूँ एक मॉलिक्यूल होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, पानी की एक बूंद पर कितना चार्ज होता है इतना बता दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो एक कप होता है ना पानी का, यानी कि एक कप में इतना पानी होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, इस छोटी सी एक ड्रॉप की बात कर रहा हूँ। इस ड्रॉप में कितना चार्ज है मुझे ये बता दो। किसी बच्चे ने बताया सर एक ड्रॉप में, ऐसे बताने के लिए उसने बताया कि सर एक ड्रॉप में ना मान लो 1 कूलम है, मैं ऐसे एक नॉर्मल वैल्यू बता रहा हूँ, इतना होता नहीं, कुछ और होता है। लेकिन किसी बच्चे ने बताया सर एक ड्रॉप में मान लो 1 कूलम होता है। अगर मैं किसी तरीके से ये पता कर लूँ कि इसमें कितनी पानी की ड्रॉप मौजूद है, कितने पानी की ड्रॉप का मतलब मॉलिक्यूल, एक ड्रॉप को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल से। मैं पूछना चाह रहा हूँ इसमें कितने नंबर ड्रॉप है। अगर कोई बोल दे सर इसमें ना 100 ड्रॉप है, इसमें कितनी ड्रॉप है पानी की 100, या इसमें कितने मॉलिक्यूल है पानी के 100 मॉलिक्यूल है, और मैं बता दूं भाई एक मॉलिक्यूल में 1 कूलम चार्ज होता है, तो बताओ 100 मॉलिक्यूल में कितना चार्ज होगा, 100 कूलम का। ये स्ट्रेटेजी रहेगी हमारा थिंकिंग प्रोसेस। अब हम क्या निकालेंगे, एक ड्रॉप में कितना चार्ज है ये निकाल लेंगे किसी तरीके से, ठीक है ना, एक ड्रॉप में कितना चार्ज है। फिर नंबर ऑफ ड्रॉप या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैं निकालूंगा इसके अंदर, वो केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट से निकालूंगा। फिर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएंगे या नंबर ऑफ ड्रॉप आएंगे उससे मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसको, जो एक ड्रॉप पे मौजूद चार्ज है। अब क्वेश्चन ये है कि एक ड्रॉप में कितना चार्ज है ये हमें कैसे पता चलेगा। तो भाई देखो इसमें ऐसा होता है कि जो एक ड्रॉप होती है ना, या 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वो किससे मिलके बना होता है एक मॉलिक्यूल, एक तो H होता है, फिर एक और H होता है, और एक क्या होता है O। ये 3 एटम्स होते हैं। इन एटम को अगर हम ढंग से लिखें तो 1H1 लिखा रहता है, 1H1 लिखा रहता है, और 8O16 लिखा रहता है। अब ये बताओ कि ये जो लिखा रहता है इसमें ये क्या होता है 1, ये एक प्रोटॉन होता है, इसका मतलब क्या होता है, एक प्रोटॉन। और इसका मतलब साथ ही साथ इस 1 का मतलब एक और होता है, एक इलेक्ट्रॉन भी होता है। और अगर मैं न्यूट्रॉन पूछूं तो न्यूट्रॉन कितने होते हैं इसमें, 0 न्यूट्रॉन होते हैं, वो तो हमारे काम के है ही नहीं, है ना, 0 न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें से इसको माइनस किया। इसमें भी कितने प्रोटॉन होंगे, एक प्रोटॉन होगा, और इस नंबर का मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन। और इस 8 का मतलब क्या है, ऑक्सीजन पे कितने प्रोटॉन है, 8 तो प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस में, और 8 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक केमिस्ट्री है, आप जानते हैं। और यहाँ 16 में से 8 माइनस कर लो तो 8 न्यूट्रॉन होते हैं, वो हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि उस पर ना पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्वेश्चन ये है कि हम टोटल चार्ज इस पर कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब मुझे बता दो एक पानी की ड्रॉप पर टोटल कितने प्रोटॉन है ये बता दो, इलेक्ट्रॉन छोड़ो प्रोटॉन बताओ। 10 प्रोटॉन हो गए,
समझ गए? कितने प्रोटॉन हो गए? 10। हाइड्रोजन पे एक प्रोटॉन, इस पे एक, इस पे एक, और 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं केवल पॉजिटिव चार्ज निकालूंगा, नेगेटिव उतना ही निकल के आ जाएगा। तो एक पानी की ड्रॉप में 10 प्रोटॉन होते हैं। अच्छा, एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? Q बराबर फॉर्मूला है Ne। एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 10 की पावर -19 कूलम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 10 है। तो ये इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये 16 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये किसका चार्ज निकल के आ गया, ये बताओ मुझे। ये जो चार्ज निकल के आया, ये किसका चार्ज निकल के आ गया? ये चार्ज निकला, एक बूंद का चार्ज निकला, एक पानी के मॉलिक्यूल का। मैंने बोला था ना, मैं एक मॉलिक्यूल में कितना चार्ज है वो निकालूंगा, फिर मैं नंबर ऑफ ड्रॉप पता करूंगा इसमें कितनी है, और उन ड्रॉप से मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, यहां तक का प्रोसेस आसान है। अब आप बताओ, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं? मोल कॉन्सेप्ट से। कुछ नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला होता है, हाँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास, वो फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा आगे इसको नोट कर लेना तुम, ठीक है ना, या चाहे तो वीडियो से नोट करना चाहो उससे नोट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर समझो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेशन करनी है, इसका पार्ट 2 करना है मुझे। पार्ट 2 क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंडिंग। हमें ये निकालना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की फाइंडिंग करनी कि कितना मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले, इसमें भी एक और पार्ट है, सबसे पहले मैं निकालूंगा नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। वाटर के मोल कितने? नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। अब ये केमिस्ट्री का पार्ट है, नहीं आता तो थोड़ा सा रिवाइज करना, छोटा सा है, मैं बता देता हूँ यहाँ पर। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, ये क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो अब ये बताओ, पानी का मास है कितना? इस पानी के कप में, इसमें मास है कितना? वो 250 ग्राम है। अंडरस्टूड होता है, ये गिवन भी होता है। 250 ग्राम, एक कप में 250 ग्राम पानी हम लेते हैं। ठीक है ना, 250 ग्राम। अब पानी का मोलर मास क्या होता है? ये देखो, ऊपर वाले नंबर को मास नंबर कहते हैं। 16, 1, 17 और एक 18, तो कितना आ गया? 18। ये तो आ गया नंबर ऑफ मोल निकल के आ गया, इतने मोल है नंबर ऑफ मोल। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल अगर हमारे निकल के आ गए, अब बताओ सेकेंड पार्ट, मुझे तो मॉलिक्यूल चाहिए थे ना, कितनी ड्रॉप है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसे समझो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एक मॉलिक्यूल, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.022 10 की पावर 23। जैसे मोल मैंने कई बार बताया, एक काउंटिंग यूनिट है। जैसे एक डजन में कितनी चीजें होती हैं? 12। हम कहते हैं एक दर्जन में 12 केले, या एक डजन में 12 चीजें। तो एक मोल में कितनी चीजें होती हैं? इतनी सारी चीजें। एक मोल में इतनी चीजें होती हैं, तो एक मोल में अगर इतने सारी चीजें होती हैं, तो बताओ इतने सारे मोल में कितनी चीजें होंगी? इस नंबर से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो इतनी सारे मॉलिक्यूल निकल के आ गए। ये क्या आ गए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और एक मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज हमने निकाला था? इतना। तो बताओ इतने सारे मॉलिक्यूल पे क्या होगा? हर एक मॉलिक्यूल पे इतना इतना ही चार्ज होगा, तो हर एक मॉलिक्यूल से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो टोटल चार्ज हम कैसे निकाल लेंगे? टोटल चार्ज हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ ड्रॉप्स, कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं, या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, इतना, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे? एक मॉलिक्यूल में कितना चार्ज है? 16 इंटू 10 की पावर -19। तो ये सारे क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में दिख जाएंगे। ठीक है नहीं? अगर आपको और प्रैक्टिस करने हैं तो असाइनमेंट करना, उसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। ठीक है भाई, असाइनमेंट ऑनलाइन वाले समझ ले। असाइनमेंट केवल ऑफलाइन बैच के लिए अवेलेबल हैं, ऑनलाइन के लिए कैसे अवेलेबल हो पाएंगे? ठीक है, और डिस्कशन भी केवल ऑफलाइन बैच में ही होगा, तो इसे आप ज्वाइन करें अगर आपको थोड़ा और न्यूमेरिकल पे बात करनी है तो। ठीक है, यहाँ हम केवल थ्योरी डिस्कस करेंगे, और ये जितने मैं अपलोड कर पाऊँगा, ठीक है, हो सकता है जितना टाइम मिलेगा मैं अपलोड करूँगा लेक्चर, और अगर नहीं मिलता है तो नहीं भी हो सकते हैं कुछ। ठीक है, अब देखो एक तीसरी प्रॉपर्टी आती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है? जो थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन, ये प्रॉपर्टी बोलती है कि चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चार्ज को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि हम एक इलेक्ट्रॉन को आविष्कार करके या किसी इन्वेंशन कर दें, उसको बना दें हम, है ना। इलेक्ट्रॉन को बना नहीं सकते, प्रोटॉन को बना नहीं सकते। ये मैटर के अंदर मौजूद पार्टिकल होते हैं। तो हम एक पार्टिकल से, एक मटेरियल से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के कहाँ डाल सकते हैं? दूसरे मटेरियल में डाल सकते हैं।
तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा सकता है, दूसरे वाले पे जा सकता है पहले वाले से निकाल के, ठीक है ना। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, और जिस पे जाता है उसमें कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। जैसे तुमने सुना होगा HCl है ना, या फिर मान लो ऐसा होता है NaCl, सुना होगा। तो Na में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या हो जाता है, Na पॉजिटिव, और Cl क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो क्या हो जाता है, Cl नेगेटिव, फिर इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन जाता है। ऐसा कुछ तुमने कहानी पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, ठीक है ना। कहने का मतलब जो अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है एक एटम, और एक क्या करता है, गेन करता है, ठीक है। तो जो मैटर रिलीज करता है उस पर पॉजिटिव, जो गेन करता है उस पर नेगेटिव। तो हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन को क्रिएट नहीं किया, सोडियम के अंदर से ही निकाला, और क्लोरीन में भी एक्स्ट्रा कहीं और से नहीं आया, यही वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्लोरीन पर आया। तो चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय। अब जो इसमें काम की बात याद रखनी है वो क्या है, जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें देता हूं कि 3 मेटल है आपके पास, मेटल नंबर A, जैसे लोहे की कोई चीज समझ लो, है ना, आयरन, और एक है मेटल B, ये कोई और मेटल है, और एक है मेटल C। तो मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। पहले मैं पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो तीनों स्पेयर हैं, तीनों आइडेंटिकल है, तीनों क्या है, आइडेंटिकल, तीनों की रेडियस क्या है, सेम है, रेडियस सेम है, तीनों आइडेंटिकल है। और दूसरा केस मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, तीनों के तीनों जो आपके स्पेयर्स हैं वो कैसे हैं, अनआइडेंटिकल है, तो केस दूसरा होगा, और आइडेंटिकल है तो दूसरा होगा। अभी मान लो कि इसके पास कुछ चार्ज है 3 कूलम, इसके पास कुछ चार्ज है 2 कूलम, और इसके पास कुछ चार्ज है 1 कूलम, ठीक है ना। इसके पास कितना चार्ज है, -1 कूलम है, इसके पास कितना चार्ज है, +4 कूलम है, इसके पास कितना चार्ज है, +3 कूलम है। मेटल के ऊपर ऊपर चार्ज रहता है, तो ऐसे चार्ज गिवन है, ठीक है। अब तीनों को आपस में क्या किया गया, ऐसे मिक्स किया गया, मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया गया। कांटेक्ट में लाने के बाद फिर से क्या कर दिया गया, तीनों को फिर से क्या कर दिया गया, तीनों को अलग अलग रख दिया गया, C को यहाँ, B को यहाँ, अपनी अपनी जगह पर रख दिया। अब बोला गया कि अब बताओ इन पे क्या क्या चार्जेस हो सकते हैं। तो मैं जैसे ऑप्शन लिखता हूँ, पहला ऑप्शन पे A पे हो सकता है 2 कूलम, B पे हो सकता है 6 कूलम, और C पे हो सकता है 3 कूलम। दूसरा ऑप्शन A पे हो सकता है 2 कूलम, B पे हो सकता है 3 कूलम, और C पे हो सकता है -3 कूलम। और C ऑप्शन लिख दिया, A पे 2, B पे 3 कूलम, C पे -2, है ना। यह वैल्यू बदल देता हूँ मैं, यहाँ पर 3 कूलम, यहाँ पर मान लो 4 कूलम, और यहाँ पर मान लो ये -2 कूलम। और मैं थोड़ा इसको यहाँ बना रहा हूँ, एक ऑप्शन और लिख दिया मैंने, मान लो, ठीक है। A पे हो सकता है मान लो 2 कूलम, B पे हो सकता है मान लो 5 कूलम, ठीक है, और C पे हो सकता है -1 कूलम। तो क्या ऑप्शन पॉसिबल हो सकते हैं, क्या लगता है तुम्हें, क्या क्या हो सकता है, या कुछ और बदल देता हूँ मैं वैल्यूज, मान लो, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। तो क्या ऑप्शन हो सकते हैं ABCD, देख के बताओ। तीनों को मिक्स किया, चार्जेस अब क्या क्या हो सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को माइंड में रखना है अभी। तो देखो, चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय। जब ये तीनों आपस में मिक्स होंगे तो एक का चार्ज दूसरे के पास जाएगा, यही तो होगा। अब किसका किसके पास कितना चार्ज आएगा, अभी हमें फॉर्मूला कुछ नहीं पता है, पर फिर भी हम थोड़ा माइंड लगा सकते हैं। जैसे पहले टोटल चार्ज क्या था, एडिटिविटी से हम क्या बोल सकते हैं, पहले इस पे 3 था, इस पे 4, इस पे -1। अच्छा, चार्ज को रुपए की तरह समझो, इस पे 3 रुपए थे प्लस के, इस पे 4 रुपए थे, और इस पे 1 रुपए उधार का है, किसी से उधार ले रखा है। तो जब ये तीनों बैंक से लोन ले रखा है समझ लो, है ना, एक कुछ भी, तो अब ये तीनों के पास रुपए है, 3 रुपए 4 रुपए -1। अब तीनों ने आपस में मिक्स हो गए, तो तीनों की प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी, 4 और 3 7 रुपए, 7 रुपए में से 1 रुपए जाएगा तो 6 रुपए, तीनों के पास मिला के कितना है, 6। अब रूल ये कहता है कि जब ये तीनों के पास मिला के कितना है, अभी 6 रुपए, ठीक है। और साइज का मैंने अभी कुछ बोला नहीं है तुम्हें, अनआइडेंटिकली मान लो कुछ भी, रेडियस रेडियस। अब तीनों को मैंने अलग कर दिया मिला के। अब तीनों पे जो पैसे होने चाहिए ना, वो टोटल क्या होने चाहिए, इक्वल इक्वल इक्वल। ऐसा अभी कंपलसरी नहीं है, जब तक साइज में नहीं बताता। तीनों पे जो रुपए होने चाहिए उनका सम क्या होना चाहिए, पहले के बराबर इक्वल होना चाहिए। पहले कितना था, तीनों का सम 6, अभी भी क्या होना चाहिए, 6। चारों ऑप्शन में से देख लो किसका सम 6 हो रहा है, 6 2 8 और 3 11, पॉसिबल नहीं है। 3 2 5 और 5 में से 3 जाएगा 2, पॉसिबल नहीं है। ये भी गलत, ये भी गलत। और बताओ कौन सा ऑप्शन है, 4 3 7 और 7 में से 2 जाएगा 5, ये भी गलत हो गया। और ये 3 2 5, 5 और 1 6, ये सही हो सकता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब ये किसका केस है,
इस केस में जब तीनों ऑप्शन अलग अलग ऐसे मैंने दे रखे हैं, ये तीनों चार्ज अलग अलग हैं, ये अनआइडेंटिकल है समझ लो, इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है और इसकी रेडियस r3। अब जो मैं काम की बात बताने वाला हूं वो समझो, जब तीनों का साइज होता है अलग अलग, रेडियस अलग अलग है, तो तीनों पे बराबर बराबर पैसे नहीं आते। देखो किसी पे 2 रुपए आए, किसी पे 3 आए, किसी पे 1, किस पे कम किस पे ज्यादा आएगा वो एक अगले चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तीनों का साइज क्या अलग अलग, तो बराबर बराबर रुपए नहीं आएंगे। लेकिन अगर तीनों की रेडियस में इक्वल इक्वल बोलता ना, और एक ऑप्शन और दे देता, वैसे 5 ऑप्शन होते नहीं है बट समझ लो 2 कूलाम 2 कूलाम 2 कूलाम, ठीक है नहीं। अब बताओ कौन सा ऑप्शन टिक करते, डी वाला है ई वाला। तुम बोलते सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो यहां भी लग रहा है यहां भी लग रहा है, इन तीनों का सम भी 6 है, इन तीनों का सम भी 6 है, लेकिन सही आंसर पता है कौन सा होता, ई वाला होता। क्यों? क्योंकि अगर साइज इक्वल है तो जो पैसों का बंटवारा होता है वो इक्वल इक्वल होता है, या चार्जेस का बंटवारा क्या होता है, इक्वल इक्वल होता है, अगर साइज इक्वल है। और साइज अगर अनइक्वल है तो पैसों का बंटवारा क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो अगर साइज अनइक्वल होता तो डी ऑप्शन होता, लेकिन साइज इक्वल है तो ई। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन 2 ऑप्शन में ही होता है, समझ गए। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तक ही नहीं रुकना है, उससे आगे भी एक कदम सोचना है कि तीनों में, अभी याद रख लो जो मैंने बात बताई, क्या अगर तीनों स्फीयर का साइज इक्वल होगा तो क्या करना है, चार्जेस को इक्वल 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 तीनों पे आएगा, लेकिन अगर चार्जेस अलग अलग हैं तो कैसा आएगा, अलग अलग आएगा, ठीक है। या ये 2 पे भी बोली जा सकती है यही बात, 2 मेटल के केस में भी बोला जा सकता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है कूलाम्स लॉ, ठीक है। अब कूलाम्स लॉ में देखो कुछ बेसिक बेसिक बातें हम समझते हैं। जैसे हमने अभी तक ये देखा कि 2 अगर सेम नेचर के चार्ज होते हैं, जैसे एक प्रोटॉन E प्लस दूसरा E प्लस, तो ये E प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है ना, सेम नेचर के चार्ज। लेकिन जो प्लस और माइनस चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है कूलाम, तो इसने ये बोला कि भाई मुझे ये पता करना है कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल तो करते हैं, लेकिन कितनी ताकत से रिपेल करते हैं, कितने फोर्स से रिपेल करते हैं, ये एक दूसरे पे कितना अमाउंट का फोर्स लगाते हैं, वो मुझे पता करना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो उसने कुछ फॉर्मूला दिया जिसको हम कूलाम्स लॉ कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये होता क्या है, एक तरीके से इस फोर्स की बात हम करते हैं। ये फोर्स क्या होता है, ये सेंट्रल फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स। इसका नेचर कैसा होता है, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब होता है, ये जो फोर्स होता है इसकी जो डायरेक्शन होती है वो सेंटर टू सेंटर होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू सेंटर। जैसे इस चार्ज, ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स किधर को लगाएगा, ये इसको अपनी तरफ बुलाएगा, नीचे को लगाएगा फोर्स, अपनी तरफ बुलाएगा कि ऊपर को बुलाएगा कि तिरछा बुलाएगा, किधर को बुलाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस चार्ज के सेंटर से इस चार्ज के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन बनाते हैं, जो यहाँ डॉट डॉट बना रखी है। तो ये जो फोर्स होता है इस सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होता है, या तो एक दूसरे की तरफ होता है या एक दूसरे से अवे होता है, लेकिन होगा इस लाइन की सीध में, इस लाइन के डायरेक्शन में ही होता है। इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स का भी हम नाम दे देते हैं। जैसे तुमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा, इसको भी सेंट्रल फोर्स का नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो एक प्लेनेट होता है m1 मास का, दूसरा प्लेनेट है m2 मास का, तो m1 m2 के बीच में जो फोर्स लगता था ना, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स Gm1 m2/r², ये फोर्स कैसा होता है, सेंट्रल फोर्स। क्यों? क्योंकि ये एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट को ज्वाइन करने वाली सेंटर टू सेंटर लाइन के अलोंग लगता था फोर्स, ठीक है ना। इसलिए इसको कैसा फोर्स बोलते थे, सेंट्रल फोर्सेस बोलते थे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर मैंने बोला है ये फोर्स भी कैसा होता है, सेंटर फोर्स। ना तो ये तिरछा लगता है इधर उधर, ना अवे, ये हमेशा सेंटर से सेंटर की तरफ को होता है। इसका नामकरण ऐसे भी रखा जाता है, सेंट्रल फोर्सेस। दूसरा ये जो फोर्स होता है ये आपका एक तरीके से ऐसे समझो, ये एक्शन रिएक्शन फोर्स को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स। मतलब इनको एक्शन रिएक्शन फोर्स भी बोला जा सकता है। अब समझना, एक्शन रिएक्शन फोर्स आपस में एक तो इक्वल होते हैं, ये हम जानते हैं। तो ये जो फोर्स होता है, जैसे ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर इधर को जो फोर्स लगाएगा, उतना ही ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज पर भी लगाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों फोर्स की वैल्यू का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, इक्वल है। ये ऐसे ही जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन हो गया प्लस वाला और ये माइनस इलेक्ट्रॉन, तो ये प्लस वाला माइनस को अपनी तरफ जितनी ताकत से खींचेगा उतनी ताकत से ये माइनस वाला भी प्लस को खींचेगा। मतलब इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, जैसे एक्शन रिएक्शन में हुआ करता है। जैसे
इसमें अगर आप समझो प्लेनेट के केस में, इसमें भी जो आपका फोर्स होता है इनका मैग्नीट्यूड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है। दूसरा, एक्शन रिएक्शन फोर्स की खासियत ये थी कि ये दोनों अलग अलग बॉडी पर लगते हैं, ठीक है। तो जैसे एक फोर्स होता है ये पहली बॉडी पर लग रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज पर लग रहा है, एक फोर्स एक चार्ज पर लग रहा है, तो दूसरा फोर्स दूसरे चार्ज पर लग रहा है। एक्शन रिएक्शन फोर्स अलग अलग बॉडी पर लगते हैं, तो इस लॉ को ये फॉलो करता है, ठीक है। दूसरा, मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल। अच्छा, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या दोनों फोर्स वेक्टर फॉर्म में इक्वल हैं या नहीं है, क्या दोनों फोर्स वेक्टर के रूप में इक्वल हैं या नहीं है, ये बताओ। ये जितना इस पर फोर्स लगा रहा है F1 वेक्टर, और ये वाला इस पर जो फोर्स लगा रहा है F2 वेक्टर, ये यहाँ पर समझ लो रिपल्शन में ये वाला F1 वेक्टर और ये वाला मान लो F2 वेक्टर, क्या ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल हैं या नहीं है? F1 F2 के इक्वल है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? डायरेक्शन अलग अलग है। मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, तो वेक्टर फॉर्म में कभी भी पूछा जाएगा तो इक्वल नहीं है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, ठीक है ना। तो ऐसे ये समझना है कि ये जो फोर्स होता है इसमें मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल लगता है, ठीक है ना। अच्छा, मैं बोलूं कि जैसे एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूं कि जो चार्ज होता है, चार्ज किसका होता है? जैसे प्रोटॉन है, किसका चार्ज है? प्रोटॉन का चार्ज। जो चार्ज होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास। मैं दो स्टेटमेंट लिख रहा हूं, तुम्हें ये बताना है कि एजर्सन रीजन में से, मैं चलो बताता हूं, एक स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट गलत है। एजर्सन और रीजन में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है? देखो, एजर्सन में क्या लिखा है, चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास, और रीजन में लिखा है मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। एक्सप्लेनेशन तो दोनों एक दूसरे का नहीं है, ये मैं बता देता हूं, दो ऑप्शन खत्म हो गए। एक स्टेटमेंट ट्रू है, एक फॉल्स है। आप बताओ पढ़ के कौन सा सही लग रहा है, कौन सा गलत। चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास, ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक पार्टिकल में, एक पार्टिकल है, समझ लो क्या है, एक पार्टिकल जिसका नाम प्रोटॉन है, उस पार्टिकल में चार्ज तो होता है, चार्ज होता है इस पार्टिकल में कितना, प्लस का 1.6 10⁻⁻19 कूलम। क्या मास होता है इस पार्टिकल में? नहीं होता है। प्रोटॉन में मास होता है, नहीं होता है भाई? अगर वो पार्टिकल है, मैटर का ही तो पार्ट है, क्या मैटर में मास होता है कि नहीं होता है? इस पार्टिकल में मास होगा, नहीं होगा? होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली चार्ज इन्हीं प्रोटॉन से, सबसे छोटी क्वांटिटी चार्ज की प्रोटॉन ही है, या इलेक्ट्रॉन बोल दो, तो उन पे मास तो होता ही होता है। प्रोटॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास होता है 1.66 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो ऐसा जरूर होगा कि अगर किसी पार्टिकल में चार्ज मौजूद है तो उस पार्टिकल में मास तो होगा ही होगा। भाई, चार्ज क्यों आता है किसी बॉडी पे? अगर किसी बॉडी में बाहर से ऐसे सराउंडिंग से इलेक्ट्रॉन चिपक गए, मान लो इलेक्ट्रॉन चिपक गए बहुत सारे, तो हम बोलेंगे भाई ये बॉडी पे ना चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चिपक गया, ऐसे करंट लग रहा है, हमने छुआ, मान लो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो करंट लग रहा है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन में मास होता नहीं, क्या मास तो होता है ना। तो चार्ज जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वजह से होता है, वो तो मास वाले पार्टिकल हैं, तो उनमें मास होता ही होता है। तो चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास, ये बात गलत है। चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। और अगर मैं बोलूं मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, इस स्टेटमेंट का हम आगे यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट में, इसलिए मैं थोड़ा पढ़ाना चाह रहा हूं इसको। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, क्या ऐसा हो सकता है किसी बॉडी में मास तो हो लेकिन उस पर नेट चार्ज 0 हो? ये मार्कर पेन, इसमें मास है, क्या इसमें नेट चार्ज है? क्या मुझे चार्ज फील हो रहा है? नेट चार्ज है इसमें? नहीं है, चार्ज नहीं है, समझ गए? चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है, ये समझ लो, ठीक है ना। मास एग्जिस्ट कर सकता है, न्यूट्रल बॉडी एग्जिस्ट कर सकती, नहीं कर सकती? ऐसा मास एग्जिस्ट कर सकता है जिसपे नेट चार्ज 0 हो, या न्यूट्रल बॉडी एग्जिस्ट करती है? करती है। यहाँ आसपास जितनी दिख रही है सब बिना चार्ज की बॉडी है ना। नेट चार्ज क्या है? 0, लेकिन चार्ज वाली चीज पर मास जरूर होगा, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल है ये, तो इस चार्ज पार्टिकल का मास भी तो होगा। मान लो इसका मास क्या है? m1, किसी पे चार्ज है तो उस पर मास भी जरूर होगा, इसलिए मैं बता रहा हूं यहां पर। और मान लो इसका मास है m2, क्या ये दोनों चार्ज पार्टिकल जिनका मास m1 m2 है, मान लो ये 2e+ है, ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा मास होगा, है ना, 2 प्रोटॉन। बताओ कौन सा मास ज्यादा एक्सीलरेशन से भागेगा? क्या दोनों पे फोर्स लग रहा है? फोर्स लग रहा है। कौन से मास का एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, पहले वाले का या दूसरे का, या दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा? A1 A2 मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा या अलग अलग होगा?
अगर दो बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है, ये उसको बोल रहा है जा भाग उधर को, ये इसको धक्का दे रहा है इधर को, तो दोनों सेम एक्सीलरेशन से भागेंगे, फोर्स सेम लग रहा है, या अलग अलग स्पीड से अलग अलग एक्सीलरेशन से भागेंगे? फोर्स तो सेम लग रहा है भाई। तुम दो गाड़ियों पे धक्का लगा रहे हो, एक साइकिल है और एक ट्रक है, साइकिल को भी एक हाथ से धक्का दिया, ट्रक को भी एक हाथ से धक्का दिया, दोनों सेम स्पीड से भागेंगे? या ऐसा हो सकता है साइकिल तेज भागे और ट्रक हिले ही नहीं? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जो ज्यादा मास वाली चीज है उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? कम। और जो हल्के मास वाली चीज है उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? ज्यादा। तो हमें ध्यान ये रखना है यहां पर कि जो कूलाम्ब फोर्स लगता है तो कूलाम्ब फोर्स का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों चार्जेस को सेम एक्सीलरेशन प्रोवाइड करता है। एक चार्ज हो सकता है कम एक्सीलरेशन से भागे, एक चार्ज हो सकता है ज्यादा एक्सीलरेशन से भागे। कौन सा चार्ज ज्यादा स्पीड से भागेगा? जो हल्का चार्ज होगा, जिसका मास हल्का होगा, क्योंकि चार्ज है तो उसमें मास तो है ही है, ठीक है ना। तो जिस चार्ज पार्टिकल का मास कम होगा वो कम एक्सीलरेशन से भागेगा। हालांकि एक्सीलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे नहीं पूछता है, अब इसका यूटिलाइज करेगा, किसी किसी न्यूमेरिकल में कर रखा है, वो हम समझेंगे आगे। अभी मैंने आपको दो तीन चीजें बताई हैं, जितना समझ में आता है वो समझो। धीरे धीरे चैप्टर जब आगे बढ़ेगा ना तो तुम्हें इन बातों का मतलब समझ में आएगा। बस करना क्या है, तुमने इन नोट्स को रिपीट करना है, बार बार चीजों को देखना है, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए हम इसको यहीं तक रख रहे हैं। कूलाम्ब फोर्स को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। कूलाम्ब फोर्स को अभी और ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे आएंगे इसके।